नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। आज के मनोमंथन में बात होगी मोहन भागवत के उन बयानों की जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बिना नाम लिए काफी खरी खोटी सुना डाली। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के ठीक एक दिन बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर चुनाव और राजनीतिक दलों के रवैये पर खुलकर बात की। भागवत ने सभी धर्मों को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों का सम्मान करना जरूरी है। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद बाहर का माहौल अलग है। नई सरकार भी अब तो बन गई है। संघ नतीजों के विश्लेषण में नहीं उलझता है, संघ इसमें नहीं पड़ता है। लोगों ने जनादेश दिया है और सब कुछ उसी के अनुसार होगा। वास्तव में संसद क्यों है और उसमें दो पक्ष क्यों है? इसलिए है कि दोनों पहलू उजागर हो। किसी भी सिक्के के दो पहलू रहते हैं, ऐसे किसी भी प्रश्न के दो पहलू रहते हैं। एक पक्ष एक पहलू का विचार करता है तो दूसरे पक्ष ने दूसरा पहलू उजागर करना है ताकि जो होना है वो पूर्णतः ठीक हो, सहमति बने। इसलिए संसद बनती है, लेकिन ऐसी सहमति बनना स्पर्धा करके आए लोगों में थोड़ा कठिन भी रहता है और इसलिए हम बहुमति का आसरा लें। उसके लिए स्पर्धा चलती है। स्पर्धा है, कोई आपस का युद्ध तो है नहीं। जिस प्रकार ये बातें हुई, जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना हुआ, जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, दो गठ बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया और विनाकारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया। अब इस बयान के कई कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या संघ भारतीय जनता पार्टी की मुस्लिम विरोधी नीति से नाराज है। मोहन भागवत अपने बयानों में बातों ही बातों में ये कहना चाह रहे हैं कि किसी एक धर्म को निशाना बनाना सही नहीं है। वैसे लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को जमकर कोसा है। आरक्षण समेत के मुद्दों पर पिछड़े समाज के लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बख्शा है और हो सकता है कि संघ इससे नाराज हो। आगे मोहन भागवत ने कहा कि जो मर्यादा का पालन करते हुए कार्य करता है, कर्म करता है, गर्व करता है, किंतु लिप्त नहीं होता, अहंकार नहीं करता, वही सही अर्थ में सेवक कहलाने का अधिकारी है। उन्होंने कहा कि जब चुनाव होता है तो मुकाबला जरूरी होता है। इस दौरान दूसरों को पीछे धकेलना भी होता है, लेकिन इसकी एक सीमा होती है। ये मुकाबला झूठ पर आधारित नहीं होना चाहिए। दरअसल नागपुर में आरएसएस प्रशिक्षुओं की एक सभा को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने ये सब कहा और उन्होंने कहा कि 10 साल पहले मणिपुर में शांति थी। ऐसा लगा कि यहाँ बंदूक संस्कृति खत्म हो गई है, लेकिन राज्य में अब अचानक हिंसा बढ़ गई है। आरएसएस प्रमुख यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि मणिपुर की स्थिति पर प्राथमिकता के साथ विचार करना होगा। चुनावी बयानबाजी से ऊपर उठकर राष्ट्र के सामने मौजूद समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत है। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। अब यहां साफ साफ ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये बातें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित कर कही गई हो, क्योंकि आरएसएस इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में कहीं भी नहीं दिखा। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ मोदी के नाम पर यह चुनाव लड़ा और आरएसएस तो कहीं भी पिक्चर में ही नहीं दिखा और ऐसे में हो सकता है कि आरएसएस इससे नाराज हो और ऐसे में मणिपुर की स्थिति पर आरएसएस चीफ ने आवाज उठाई है। आरएसएस चीफ ने मणिपुर के मसले पर काफी कुछ कहा और शांति बहाली नहीं होने पर चिंता व्यक्त की। मोहन भागवत की ओर से जो बयान सामने आया, उसके बाद विपक्षी दलों को मोदी सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया। भागवत के इसी बयान पर विपक्षी नेताओं ने सरकार और संघ प्रमुख को घेरना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र में शिवसेना, जो उद्धव बालासाहेब ठाकरे का गुट है, उसके प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि मणिपुर 1 साल से शांति का इंतजार कर रहा है। मोहन भागवत को ये बात आज जाकर समझ में आई है। इसके साथ ही शिवसेना के प्रवक्ता ने यह भी कह दिया कि हम तो
कब से ये मांग कर रहे हैं कि केंद्र में बैठी डबल इंजन की सरकार इस मुद्दे पर ध्यान दे, लेकिन मणिपुर को लेकर कुछ नहीं किया गया। आगे उन्होंने ये कहा कि अब आप लोग ही यानी संघ ही उन्हें बताएं कि मणिपुर का ख्याल रखा जाए। संघ प्रमुख भागवत के मणिपुर वाले बयान पर शिवसेना के नेता संजय राउत ने भी प्रतिक्रिया दी है। शिवसेना के राउत ने कहा कि सरकार को उनके आशीर्वाद से चल रही है, यानी सरकार आरएसएस के आशीर्वाद से चल रही है। बोलने से क्या होता है। उसके साथ ही एनसीपी यानी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि वो भागवत के बयान का स्वागत करती हैं, क्योंकि मणिपुर भारत का हिस्सा है। जब हम अपने लोगों को इतना कष्ट सहते हुए देखते हैं तो सभी के लिए ये परेशान करने वाला होता है। सुले ने यह भी कहा कि मणिपुर को विश्वास दिलाया जाए कि बंदूक से हर चीज का हल नहीं होता है। वहीं मोहन भागवत ने अपने भाषण में आगे कहा कि तकनीक की मदद से झूठ को पेश किया गया, ऐसे देश कैसे चलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष को विरोधी नहीं माना जाना चाहिए, वो प्रतिपक्ष है और एक पक्ष को उजागर कर रहे हैं, इसलिए उनकी राय भी सामने आनी चाहिए। चुनाव लड़ने की एक गरिमा होती है, उस गरिमा का ख्याल इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में नहीं रखा गया है। टेक्नोलॉजी का सहारा करके असत्य बातें परोसी गई, नितांत असत्य। क्या शास्त्र का, विज्ञान का, विद्या का ये उपयोग है? सज्जन विद्या का ये उपयोग नहीं करते। विद्या विवादाय ये खलस्य ऐसा कहा है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या का उपयोग प्रबोधन करने के होता है, करने के लिए होता, लेकिन आधुनिक विद्या टेक्नोलॉजी का उपयोग असत्य परोसने के लिए किया गया। ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? आखिर सबको देश ही चलाना है। दो पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहते। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए। वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए। ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा हो, उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ, क्योंकि उसका पालन होना इसलिए आवश्यक है कि हमारे देश के सामने चुनौतियां समाप्त नहीं हुई। अब सरकार बन गई, वही सरकार फिर से आ गई इंडिया। तो ये तो थी मोहन भागवत के बयान से जुड़ी बातें और लोकसभा के अंक गणित और सत्ता विपक्ष के बीच जारी खींचतान को देखते हुए स्पीकर का पद भी इस बार काफी अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार, दो बड़े घटक दल टीडीपी और जेडीयू भी इस होड़ में शामिल दिख रहे हैं। टीडीपी के नेता एन चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू नेता नीतीश कुमार को लगता है कि अगर उनकी पार्टी में तोड़फोड़ की कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा होती है तो स्पीकर पद उस समय काफी काम आ सकता है, ये जीवन बीमा साबित हो सकता है। इंडिया ब्लॉक ने भी कहा है कि स्पीकर पद अगर टीडीपी के पास जाता है तो वो उसे समर्थन देने के लिए तैयार है। हालांकि मोदी के दूसरे कार्यकाल में स्पीकर रहे कोटा सांसद ओम बिड़ला भी फिर से दावेदारी में आगे हैं। उनकी कैबिनेट मंत्री न बनने से अटकलें और जोर पकड़ चुकी है। इसी बीच भाजपा की आंध्र प्रदेश की अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी का नाम भी उछला है। पुरंदेश्वरी चंद्रबाबू नायडू की पत्नी नारी भुवनेश्वरी की बहन है। उन्होंने नायडू का उस वक्त समर्थन किया था जब उनके अपने ससुर एनटी रामाराव का तख्ता पलट करने पर आलोचना हो रही थी। ऐसे में उन्हें अगर स्पीकर बनाया जाता है तो नायडू पर सॉफ्ट प्रेशर क्रिएट होगा। उनकी पार्टी पुरंदेश्वरी का विरोध नहीं कर पाएगी और ऐसे में हो सकता है कि टीडीपी की बात भी रह जाए कि उनका यानी आंध्र प्रदेश का कहीं ना कहीं एक सदस्य स्पीकर बनता है और भारतीय जनता पार्टी की वो सदस्य हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को भी लग सकता है कि स्पीकर हमारा है। लोकसभा स्पीकर कौन बनेगा उस पर भी आज दिन भर घमासान जारी रहा और सभी की नजरें अब एक बार जब शपथ ग्रहण हो गया है, मंत्रिमंडल तय हो गया है, मंत्रियों का विभागों का भी बंटवारा हो गया है, तब अब लोकसभा स्पीकर कौन बनेगा और आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी 5 साल किस तरह देश पर अपना शासन चलाती है उस पर देश भर की नजर है और वीएनएम की भी। आप रोज रात 8 बजे वीएनएम टीवी पर मेरे साथ मनोमंथन देख सकते हैं, जिसमें पॉलिटिकल गतिविधियों, हर बड़ी गतिविधियों की चर्चा होगी और क्या बातें चल रही है, क्या सिनारियो क्रिएट हो रहा है, किस तरह का माहौल
सियासी गलियारों में चल रहा है, ये सब आप तक पहुंचता है। वीएनएम टीवी को जरूर देखते रहे। यूट्यूब चैनल है वीएनएम टीवी का, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फेसबुक पर हमें देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए, और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आप हमें देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।